बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने बेसिकली स्टार्ट की थी टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं और गैसेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है सॉलिड से रिलेटेड टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक है एलोट्रोपी और दूसरा है ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन एलोट्रोपी की कि एलोट्रोपी क्या है। तो एलोट्रोपी बेसिकली क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है इन मोर देन 2 फॉर्म या इन मोर देन 1 फॉर्म। तो क्या है बच्चों एलोट्रोपी? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन 1 फॉर्म। कि एलिमेंट अगर कार्बन है तो वो किसी और सेम फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। कंडीशन क्या है? हैविंग सेम फिजिकल स्टेट। मीन्स अगर कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म होगी वो भी तीनों सॉलिड्स में ही एग्जिस्ट करेंगी। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। डेफिनेशन देखो कि एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन मोर देन 1 फॉर्म हैविंग सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। अब जो एलोट्रोपी से हमारे पास कंपाउंड्स या स्ट्रक्चर्स हासिल हुए हैं उनको कहा जाता है एलोट्रोप्स। कार्बन शो करता है क्या? एलोट्रोपी। और जब वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स दे देता है तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को क्या जाता है? एलोट्रोप्स कहा जाता है। सेम वही बात कि इनकी फिजिकल स्टेट सेम होगी। अगर कार्बन लिक्विड में होगा तो ये भी लिक्विड में ही एग्जिस्ट करेंगी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन होता सॉलिड है। कार्बन सॉलिड में है तो ये भी सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगी। कंडीशन क्या है कि फिजिकल स्टेट का सेम होना ज़रूरी है। अब हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि एलोट्रोप्स की और क्या क्या जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। फिजिकल स्टेट तो पढ़ ली, लेकिन बच्चों आपने इसको फिजिकल प्रॉपर्टी से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है, जबकि जो फिजिकल स्टेट है वो हमें पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने पढ़ी है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो एलोट्रोप्स होते हैं या एलोट्रोपी फॉर्म जो होती है कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, वो क्या होती है कि उनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, कैन नेवर बी सेम। ये कंडीशन है कि एलोट्रोप्स जो कंपाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं होती, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये दोनों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं किसके अंदर? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारे पास? फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों रिमाइंड करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है? ये फिजिकल स्टेट्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आती थी हमारे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट, पीएच, रिएक्टिविटी। तो क्या बात हमने सीखी है कि एलोट्रोप्स जो होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होंगी। फिजिकल स्टेट सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होंगी, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कभी सेम हो सकती हैं और कभी डिफरेंट हो सकती हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट, पीएच और रिएक्टिविटी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं ये बनती कैसे हैं? तो बच्चों ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से बनती हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेसिकली। तो क्या होता है कि ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से बनती हैं। एक एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है वो अपनी इस अरेंजमेंट को चेंज करते हैं।
जब वो अपनी इस अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हों ख्वाह वो केमिकल प्रॉपर्टीज हों, और इस सूरत के अंदर क्या बनता है, न्यू फॉर्म जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। पहले अगर कोई एलिमेंट है वो इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, आपने कोई सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो वो ऐसे उसके अंदर एग्जिस्ट करने लग पड़े हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट तो सेम है, दोनों सॉलिड है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वो एक और शक्ल में प्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो मेन रोल प्ले करता है किस चीज़ के अंदर, न्यू फॉर्म्स के अंदर, न्यू एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म्स के अंदर, न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स को न्यू अपीयर होने के अंदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स बच्चों तब भी एग्जिस्ट कर जाती हैं जब कोई एलिमेंट हो और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाएं, मॉलिक्यूल्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, किसी के अंदर कम हो जाए, किसी के अंदर ज़्यादा हो जाए। बुक पे आपकी जो एग्जांपल दी गई है वो ऑक्सीजन की दी गई है और O3 मीन्स ओजोन की दी गई है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है एक दूसरे की। डिफरेंस कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के अंदर जो क्या है 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि जो ओजोन है उसके अंदर कितने हैं 3 मॉलिक्यूल्स। लेकिन जहां पर एक चीज तो सेटिस्फाई होगी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर, मेन चीज क्या है सेटिस्फाई करना कि उनकी फिजिकल स्टेट जो है क्या वो सेम है। तो बच्चों ओजोन भी गैस है और ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस है, तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर। किस वजह से, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर। तो ये मेन बात है कि इस तरह भी एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर जाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अरेंजमेंट के ऊपर, कि किस तरह जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं और उनकी न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट कर जाती हैं। एग्जाम्पल जो गिवन है वो सल्फर की गिवन है। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, मतलब कि 8 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सल्फर के वो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब जब सल्फर जो होता है इन 8 मॉलिक्यूल्स के साथ डिफरेंट शेप में अकर करता है तो एलोट्रोपी पैदा हो जाती है और न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती हैं वो डिस्कवर होती हैं। अब जो सल्फर होता है वो किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक होता है रोम्बिक सल्फर और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किस टेम्परेचर के ऊपर या कैसा होता है, क्यों होता है। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पर, ठीक है, किस बेस पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पर भी एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती है वो एग्जिस्ट कर जाती हैं ऑक्सीजन और ओजोन के केस के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, किस वजह से एग्जिस्ट करती हैं, एटम्स के अरेंजमेंट की बेस पर। अब इन दोनों के अंदर जो सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 8 है। एलोट्रोपिक फॉर्म कब एग्जिस्ट करी हैं, जब उनकी अरेंजमेंट्स जो थी वो डिफरेंट हुई हैं, रोम्बिक में डिफरेंट हो गई हैं और मोनोक्लिनिक में डिफरेंट हो गई हैं। तो इस तरह भी एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर जाती हैं। अब चेक करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की इन क्रिस्टल्स के अंदर। पहले हमने पढ़ी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, कि 2 एटम जो होते हैं या 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करें तो एक मॉलिक्यूल बनता है। क्रिस्टल बच्चे एक ऐसा एक समझ लो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 1000 ऑफ एटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन रिपीटिंग पैटर्न, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो इस तरह अरेंज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं क्रिस्टल्स। और जो
कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो एलोट्रोपिक फॉर्म शो करते हैं लेकिन सिर्फ क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, और उनमें जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है वो है कार्बन की। कार्बन जो होता है वो हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी इसी क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, आप बहुत कॉमन है, डायमंड। नंबर 2 ग्रेफाइट, एंड नंबर 3 बकी बॉल्स। डायमंड का आपको पता है डायमंड क्या होता है। ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है, लेड पेंसिल, ठीक है, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। वो जो ब्लैक कलर का जो सिक्का सा होता है जिसको कहते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। और बकी बॉल्स क्या होती हैं? बकी बॉल्स बच्चों ये फर्नाइल की गोलियां होती हैं, ये बकी बॉल्स होती हैं। इसके अंदर भी क्रिस्टल्स होते हैं, किसके? कार्बन के। डिफरेंट एटम्स होते हैं, अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न्स के अंदर, रिपीटिंग पैटर्न्स के अंदर। तो ये तीनों किसकी फॉर्म है? एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये कार्बन की है। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई है? फिजिकल स्टेट, कार्बन इज आल्सो अ सॉलिड, डायमंड इज सॉलिड, ग्रेफाइट इज सॉलिड, एंड बकी बॉल्स आर आल्सो सॉलिड। अब सेम ही अरेंजमेंट क्रिस्टल्स के अंदर एक और मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है और उसका नाम है फॉस्फोरस, P4। फॉस्फोरस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म के अंदर। सबसे पहली है वाइट फॉर्म, वाइट फॉस्फोरस कहते हैं, दूसरा रेड फॉस्फोरस, और तीसरा होता है ब्लैक फॉस्फोरस। इसकी आप डिटेल पढ़ोगे इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाकर कि कैसे ये वाइट फॉर्म और रेड फॉर्म कैसे नेचर में एग्जिस्ट करती है, उनकी कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस फॉस्फोरस के, ठीक है। वाइट फॉर्म होगी, रेड फॉर्म होगी और ब्लैक फॉर्म। वाइट फॉर्म, रेड फॉर्म और ब्लैक फॉर्म, इन ये आपस में तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं कि आप इनको किसी टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर आपस में को एग्जिस्ट करवा सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, तो ये फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है ये भी क्रिस्टल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म के साथ, वाइट, रेड एंड ब्लैक। वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। अब हम देखते हैं बुक पे क्या लिखा है। एलोट्रोपी refers to the existence of different forms of an element in the same physical state। डिफरेंट फॉर्म्स हैं एलिमेंट की लेकिन एक फिजिकल स्टेट के अंदर। एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दे मे हैव द सेम और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सॉलिड्स एलोट्रोप्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन द स्पेस एट गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर वो डिफरेंट अरेंजमेंट शो करके ट्रांजिशन कर लेते हैं, कभी एक स्टेट के अंदर कभी दूसरी स्टेट के अंदर। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैन चेंज विद टेम्परेचर लीडिंग टू न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। हमें पता है कि इसी टेम्परेचर की बेस के ऊपर, ये बेसिस है किसी इसकी एलोट्रोपी की, कि टेम्परेचर के ऊपर वो अपने आप को अरेंजमेंट कर लेते हैं एटम्स की, और डिफरेंट फॉर्म जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एलोट्रोपी कैन अकर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। कि एलोट्रोपी तभी एग्जिस्ट करती है जब एलिमेंट्स जो होते हैं उनके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल कैन आल्सो रिजल्ट इन एलोट्रोपी। दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल इसकी बताई है। Oxygen allotropes are oxygen gas and ozone. Sulfur exhibit 2 allotropes, rhombic sulfur and monoclinic sulfur। ये किस वजह से है? डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। ये देखो आगे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। जो सल्फर का एसिड मॉलिक्यूल होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है जैसे क्राउन नहीं होता, ये देख रहे हो आप, क्राउन सा जो होता है उस तरह ये एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, इस शेप के अंदर। ऑक्टा सल्फर इसको कहते हैं, ऑक्टा मीन्स 8, तो इसको कहते हैं ऑक्टा सल्फर। ये देखो यहाँ पर पहले रोम्बिक है फिर मोनोक्लिनिक है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 फॉर्म हैं जिसके अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है। रोम्बिक फॉर्म के अंदर भी रोम्बिक सल्फर ऐसे है और मोनोक्लिनिक सल्फर ऐसे है। आप चाहो तो इसकी पिक्चर भी ले सकते हो, इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। सेम इसी तरह आपने बना देना है। ये मोनोक्लिनिक हो गया और रोम्बिक की आप डायग्राम बना लोगे ऐसे करके, और सेम, ठीक है। ये बहुत इजी डायग्राम है, आप बनाना चाहो तो बना लो। नंबर बॉर्डर जो एग्जामर है वो आपके पेपर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। कार्बन एटम इन द क्रिस्टल कार्बन हैज 3 एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल्स। तो देखो कैसे ग्रेफाइट एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे ये इसके स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। डायमंड देखो, डायमंड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कितना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है डायमंड का। और बकी बॉल्स देखो कैसे ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर ऐसे करके बकी बॉल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
लगता नहीं है, ये बड़ी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट होती है, लेकिन इसके अंदर नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायमंड के अंदर भी नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की फॉर्म में तभी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ग्रेफाइट भी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जो डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं, एक इस तरफ, और इनके दरमियान जो है वो एंगल बन रहा है, ये स्पेसिफिक एंगल बन रहा है। रेड जो होता है वो व्हाइट और रेड आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन ब्लैक के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगी, क्योंकि इसके अंदर देखो क्रिस्टल एग्जिस्ट कर रहा है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अरेंज होते हैं ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर, ठीक है। तो व्हाइट और रेड को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ब्लैक के लिए आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि आप इसको कन्वर्ट कर सको। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर एलोट्रोपी जो होती है वो फुल ऑन फुल बेस होती है, जिसकी वजह से एलोट्रोपी ही प्रेजेंट होती है। एलोट्रोपी का बेस ही वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, और उसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके बच्चों, एक टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक एलोट्रोपी, वो तो फिनिश हो गया है, हमने बहुत अच्छी तरह उसको समझ भी लिया है और एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी रीज़न है जो कि एलोट्रोपी को काज करती है। तो बच्चों वो रीज़न है टेम्परेचर की, जिसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन क्या होती है? चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर, वन फॉर्म टू एन अदर, उसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब हमने पढ़ा कि जो एलोट्रोपी होती है वो क्या होती है? एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म। और एलिमेंट्स कब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं? जब उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाए। जब उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाएगा तभी जो वो एलिमेंट्स होंगे वो ट्रांजिशन कर सकेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर और दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म के अंदर, दोनों के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकेंगे, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। डेफिनेशन आपकी बुक पे गिवन है, मैं वैसे बोल देती हूँ। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंजेस इनटू एन अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है ताकि सॉलिड्स को कन्वर्ट किया जा सके किसी और फॉर्म के अंदर। जब आप ट्रांजिशन टेम्परेचर या आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है? कोई एक सॉलिड है वो को एग्जिस्ट कर जाता है अपनी दूसरी फॉर्म के साथ। मीन्स एक ऐसी फॉर्म आती है कि दोनों जो फॉर्म्स होती हैं वो को एग्जिस्ट कर रही होती हैं एक ही टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर आप इस टेम्परेचर से 13.2 फॉर एग्जांपल से इंक्रीज करोगे तो वो दूसरी फॉर्म में चल जाएगी, अगर उसे डिक्रीज करोगे तो वो पहली फॉर्म में चल जाएगी। इट कैन वेरी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है? इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें पता है इस इक्विलिब्रियम के अंदर वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर इससे 13.2 एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, ये ना कह देना कि सबका यही होता है। 13.2 एग्जिस्ट कर रहा है डिग्री सेल्सियस, दोनों फॉर्म है ए और बी, और लिखा है इधर 28 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ऊपर की तरफ लिखा है 28 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। इसके अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर 28 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर होगा तो वो बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और बी से ए के अंदर कब कन्वर्ट होगा? जब 28 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर होगा। और इस स्पेसिफिक टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का बताया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, किस बेस पर? टेम्परेचर की बेस पर। तो क्या करते हैं? एलिमेंट्स ट्रांजिशन कर रहे हैं अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एलोट्रोपी की एग्जाम्पल देख रही ना, उसी के मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल देखते हैं कैसे वो ट्रांजिशन काज कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। सबसे पहले देखते हैं सल्फर की। कितनी फॉर्म थी सल्फर की? एक थी रोम्बिक और दूसरी थी मोनोक्लिनिक, ठीक है। दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बराबर हैं, एसिड और एसिड। अब ये किस टेम्परेचर के ऊपर को एग्जिस्ट करती हैं? 96 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।
96 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करोगे तो क्या मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर आएगा, और 96 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करोगे तो रोम्बिक स्ट्रक्चर आएगा। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, दोनों जो होती हैं वो को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हुआ, 96 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर दोनों स्टेट्स जो होंगी वो रह रही होंगी, प्रेजेंट होंगी। इस टेम्परेचर से नीचे रोम्बिक फॉर्म जो होगी वो स्टेबल होगी, मतलब कि रोम्बिक फॉर्म प्रेजेंट होगी। ये टेम्परेचर बढ़ेगा, 97 होगा, 98 होगा, वट एवर इट इज, तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म जो होगी वो स्टेबल होगी, वो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं टिन की। एसन इसका सिंबल है, टिन। ठीक है, अब जो टिन होता है ना वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक को कहते हैं ग्रे टिन और एक को कहते हैं वाइट टिन। अब ये किस टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है 13.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मेरे ज़हन में यही आ रहा था ना, तो मैंने इसलिए आपको पहले इसकी एग्जांपल दे दी। तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। 13.2 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो वाइट फॉर्म के अंदर स्टेबल करेगा, वो वाइट टिन के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम इस टेम्परेचर के ऊपर आएंगी तो फॉर्म चेंज हो जाएगी ये वाली। 13.2 से डिक्रीज करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, वो ग्रे फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हुआ टिन का, 13.2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, इसको अच्छी तरह समझो। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करूंगी। कि फिर भी समझ नहीं आई तो मैं स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि और अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, बेतहाशा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको ये सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए। ये वैसे नहीं मैं बता रही कि बस मैंने बता दिया तो दैट्स ओके। ये सारी वैल्यूज आपने लर्न करनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक जो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि जो टिन होता है ना, -50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्रे टिन के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। वो वाइट टिन में भी हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पर क्या सीखने की है कि -50 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो ये चेंज बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। टेम्परेचर कम होगा तो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वो जल्द अज जल्द वाइट में जाएगा, वाइट का ग्रे में जाएगा। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जैसे सूटेबल हुआ इन्वायरमेंट वगैरह। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास फॉस्फोरस की। मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको रेड और वाइट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लैक के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टेम्परेचर को इतना ज़्यादा इंक्रीज करना। तो जो फॉस्फोरस वाइट होता है वो एग्जिस्ट करता है फॉस्फोरस रेड के साथ किस टेम्परेचर के ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है टीटी। अगर तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो फॉस्फोरस रेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर 250 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वो वाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिक दी है कि यहाँ पर जो है ना, आपने इसको हीट करना है एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर। ये कंडीशन है, पर्टिकुलर है किस चीज़ के लिए, फॉस्फोरस के लिए, याद रखनी है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, एयर की एब्सेंस में आपने वाइट फॉस्फोरस को हीट करना है। और क्या चीज़ की प्रेजेंस होनी चाहिए, CO2 की प्रेजेंस होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए, और नंबर 2 कैटालिस्ट की प्रेजेंट होनी चाहिए। कैटालिस्ट आपने इंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो कैटालिस्ट बच्चों क्या करता है, कमेंट में मुझे बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन। कैटालिस्ट खुद यूज नहीं होता रिएक्शन के अंदर, ना वो रिएक्टेंट की तरफ जाता है ना प्रोडक्ट की तरफ जाता है, बस वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉस्फोरस वाइट को रेड में कन्वर्ट करने के लिए, कि आपने एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर इसको हीट करना है। दोनों को हीट करो, जारी बात है वाइट को ही करेंगे हीट, क्योंकि टेम्परेचर तो डिक्रीज हमने करना है जब उसको रेड से वाइट में कन्वर्ट करना है। तो वाइट के केस में हमने क्या करना है, जब इसको रेड में करना है तो आपने एब्सेंस ऑफ एयर हो, मतलब कि ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हो, और एक कोई भी कैटालिस्ट हो जो कि स्पीड अप कर दे इस रिएक्शन को। ट्रांजिशन टेम्परेचर, इट्स द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंजेस इनटू एन अदर। हमें पता है एलोट्रोप्स ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एट गिवन टेम्परेचर। दिस अरेंजमेंट कैन चेंज विद टेम्परेचर रिजल्टिंग इन न्यू एलोट्रोप फॉर्म। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो डिफरेंट जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगी वो एग्जिस्ट कर जाएंगी। एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स
कैन को एग्जिस्ट, अबव एंड बिलो ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एक फॉर्म होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो दूसरी फॉर्म होगी। मेन बात क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर की, कि एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों फॉर्म जो होती हैं वो को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। यहाँ पर देखो वाइट टीन की एग्जाम्पल है और ग्रे टीन की एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था ग्रे टीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है वाइट टीन के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कूल डाउन लिखा है यहाँ पर। जब उसने ग्रे से वाइट में जाना है तो टेम्परेचर 13.2 डिग्री से ज़्यादा होगा, और जब उसने वाइट से किस में जाना है ग्रे में, तो टेम्परेचर जो होगा वो कूल डाउन होगा। अब देख रहे हो आप कि वाइट टीन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रे टीन का स्ट्रक्चर देखो कैसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ग्रे टीन का। इसका भी देख लो कैसा स्ट्रक्चर है, काफ़ी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टेंस अपार्ट हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इनकी जो डिफ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट एंगल पे हो सकती है। ऑक्सीजन स्टेट नो डाउट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का भी सेम डिफरेंट हो सकता है, हमें नहीं पता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फर की। सल्फर हैज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ 96 डिग्री सेल्सियस, बिलो दिस रोम्बिक फॉर्म इज स्टेबल, अबव मोनोक्लिनिक। Tin has transition temperature of 13.2 degrees Celsius, white tin is above 30.2 and grey tin is below. Phosphorus has a transition temperature of 250 degrees Celsius. Heating white phosphorus produces red phosphorus. White phosphorus is a highly reactive while red phosphorus is less reactive and non-poisonous. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है कि जो white phosphorus होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आप white phosphorus को आप ना इन फ्री एयर में नहीं रख सकते, क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है। और उसके अलावा एयर जो होती है वो रिएक्शन कर जाती है फॉस्फोरस के साथ, तो आप कोशिश करते हो कि इसको आप वाटर के बिलो ही इसको स्टेबल रखो, वाटर की प्रेजेंस में इसको रखो जहाँ पर ये रिएक्शन कॉज ना करे, ये पानी के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसको ज़रा एहतियात से आप हैंडल करते हो रेड फॉस्फोरस को, जबकि जो वाइट फॉस्फोरस को, जबकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो ज़रा लेस रिएक्टिव होता है और नॉन पॉइजनस होता है, इसकी खैर होती है, इसको आप जैसे मर्जी टच कर लो, ठीक है। अच्छा तो देखें यहाँ पर हम स्ट्रक्चर सल्फर का रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। जब अबव 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है तो रोम्बिक फॉर्म जो हो रही है वो मोनोक्लिनिक में चेंज हो रही है, और जब बिलो यहाँ पर बिलो 1 है, बिलो 96 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो मोनोक्लिनिक फॉर्म जो होती है वो चेंज होती है किसके अंदर, रोम्बिक फॉर्म के अंदर। ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसके ऊपर जो होता है दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दूसरी फॉर्म में चल जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो दूसरी फॉर्म में चल जाएगी। ये इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलती रहती हैं। फॉस्फोरस का भी मैंने आपको दिखाया था नीचे एक ये वाला, देखो आप इसके अंदर वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर ये कन्वर्ट कर जाती हैं। ब्लैक फॉस्फोरस को छोड़ दो, ब्लैक फॉस्फोरस नहीं इसके अंदर आता, ठीक है। किस टेम्परेचर के ऊपर, 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कंडीशन हमें पता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह डिटेल्ड इसके कॉन्सेप्ट समझाऊं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप एक चैनल पर आए हो और यहीं से आपको सब कुछ मिल जाए। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।